डॉक्टर साहब, अब इसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ें। हमारे पास कई एक क्वेश्चन है जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी पे है। तो हम इन क्वेश्चन को अलग-अलग आपसे ना पूछ करके हम चाहेंगे कि आप एक कॉमन वे में, आप एक जनरल वे में बताइए कि अगर किसी ने 12वीं में बायोलॉजी किया है या मैथ्स किया है, जो भी फ़ील्ड किया है, स्पेशली आज का फ़ोकस हमारा था बायोलॉजी, क्योंकि मैथ और बाकी फ़ील्ड के लिए हम अलग एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं, वो आएँगे हमारे यहाँ। तो हम ज़्यादातर फ़ोकस करेंगे बायोलॉजी पे आज। तो अगर बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट्स है जो कि इंटर किया है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी अन्य स्ट्रीम से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, जो भी कुछ फ़ील्ड है, अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आके काम करना चाहते हैं, तो उनके पास लर्निंग की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है और कहाँ-कहाँ से वो लर्निंग कर सकते हैं? जी। तो देखिए ऐसा है कि जो भी जन 12वीं में हैं, उनको यदि इस बात की इच्छा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम करें, तो पहले तो समझ लें कि हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो हिंदुस्तान में है पर इतना ज़्यादा उन्नत नहीं है। और जो ख़ासकर फार्मा से रिलेटेड है, हालाँकि बेसिक साइंस के रिसर्च हैं, बड़े अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट का जो R&D है वो इतना नहीं है। जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट R&D होती है, जैसे फॉर्मुलेशन या जो डेवलपमेंट की जो R&D है यूजुअली जो बहुत इनोवेटिव ना होके ज़्यादा उसके ऊपर इंक्रीमेंटल जो है इनोवेशन कह सकते हैं आप इसको। इसको मैं कैसे समझाऊँ कि जो बेसिक ड्रग डिस्कवरी का जो कोर R&D है वो हिंदुस्तान में है पर इतना नहीं है, ज़्यादा बाहर है। लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस जो मैंने आपको बता रहा था पहले, वो सारा कुछ हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जो सर्विसेज हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो बहुतायत है। मतलब जिसको हम CRO बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या क्लिनिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करती है इनोवेटर्स के बिहाफ पे, वो हिंदुस्तान में बहुत है। जैसे आप इसीलिए हिंदुस्तान को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यस, डॉक्टर साहब, यही हमारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था कि ज़्यादातर हमने सुना है कि इंडिया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हमारी फार्मेसी। बट इसका क्या मतलब है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं इस पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि मेरा अपना जो समझ है वो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग दवा बनने की जो प्रक्रिया है, जैसे अब दवा बनने में बहुत कुछ होता है। आपके पास फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसके पहले आपके पास API वगैरह होती है। API होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअली जो है, जो असल में जो है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ रखती है, किसी मर्ज़ का इलाज करने की जो क्षमता उस मॉलिक्यूल में होती है। पर वो टैबलेट बनने में, उसको टैबलेट में डालने से पहले और भी सारी चीज़ें उसमें मिला के दी जाती हैं। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसको पूरी उस यही आप पढ़ते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है वो यही पढ़ता है। हाँ, तो बेसिकली वो जो प्रोसेस है दवा बनाने की प्रक्रिया, चाहे वो आपके इंजेक्शंस हो, वैक्सीन्स हो, या कोई सिरप हो या टैबलेट हो, या इवन और एडवांस जो फॉर्मुलेशंस हैं, उन सब की जो बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आसपास का जो काम है हिंदुस्तान में काफ़ी आगे है। हाँ, लेकिन उसके आगे का जो काम, उसके पीछे का जो, और जो जिसको बोलते हैं कि जो ज़मीन तैयार करने वाला काम है, वो कम होता है हिंदुस्तान में, उसका काम बाहर ज़्यादा होता है। तो लेकिन वो हर स्टेप बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक कोई स्टेप किसी से छोटा या कम बड़ा नहीं है। मतलब हालाँकि पहला स्टेप निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद के स्टेप भी उतने ही ज़रूरी हैं। यदि उससे कम नहीं है तो, उससे ज़्यादा नहीं तो, लेकिन उससे उतने ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तान में, तो पहले तो ये समझ लें कि हिंदुस्तान की फार्मेसी में घुसने के लिए, या इंडस्ट्री में घुसने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसने के लिए, चाहे आप फार्मेसी पढ़ रहे हों, लाइफ साइंस पढ़ रहे हों, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन पढ़ रहे हों, अब जैसे मैंने आपको बताया IT वगैरह भी पढ़ रहे हों, हाँ, और इनफैक्ट अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स या फिर कम्युनिकेशन, या कोई और ऐसी चीज़, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जो कि आगे जाके थोड़ी थोड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप लें मास्टर्स लेवल पे, तो आप सब परस्यू कर सकते हैं करियर। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कब आएँ। जब मुझे लगता है जो आपका सवाल है कि कैसे आप आ सकते हैं। जो लोग बैचलर, आप 12वीं के बाद, मुझे नहीं लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप किसी बढ़िया पोज़ीशन पे आ सकते हैं। आपको बैचलर्स तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप
बैचलर्स के बाद कई सारे मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैचलर्स करी चाहे फार्मेसी में, चाहे बीएससी बायो, मतलब बीएससी बॉटनी मान लीजिए आपने करी। अब बीएससी बॉटनी के बाद चूंकि हिंदुस्तान में बॉटनी जूलॉजी, अब गांव में जाइए तो यही मिलती है आपको, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी जब बायोकेमिस्ट्री कम मिलती है, तो इसलिए मैं फोकस सिर्फ आपका जूलॉजी बॉटनी पे कर रहा हूँ। जूलॉजी बॉटनी के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तुरंत कोई नौकरी मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कि बहुत एक्सपर्टीज़ आपको, मतलब एक्सपर्टीज़ ओरिएंटेड होएगी। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं। अब डिप्लोमा जैसे मान लीजिए क्लिनिकल रिसर्च में कर लिया, डेटा मैनेजमेंट में कर लिया, फार्माकोविजिलेंस में कर लिया, तो 1 साल का, 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आपके पास एक्सपर्टीज़ होती है कि आप लेकिन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जाके ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सर्विस है, जो पोस्ट ड्रग अप्रूवल या इवन प्री अप्रूवल, जैसे मान लीजिए डेटा कैसे मैनेज होगा, या उसकी सेफ्टी कैसे मैनेज होगी, या उसका क्लिनिकल ट्रायल जब रन हो रहा है उसको मैनेज कैसे करेंगे, इस तरह के काम में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरा, यदि आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आपको लगता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करी है, तो आप जो प्लान्स होते हैं जहाँ ड्रग्स बनाई जाती हैं, उस प्लान को सेटअप करने में आप कर सकते हैं काम। इंजीनियरिंग काफ़ी वर्सेटाइल जो है स्ट्रीम है, जैसा हम सब जानते हैं। तो हाँ, वो सिर्फ प्लान सेटअप करने में नहीं, उसकी कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, फिर आईटी हो गया, वो भी मान लीजिए हिंदुस्तान, मतलब इंजीनियरिंग का पार्ट यदि आप मान लीजिए उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो आजकल क्या है कि सब कुछ अब डिजिटलाइज हो रहा है, तो उस डिजिटलाइजेशन में आईटी प्रोफेशनल्स का काफ़ी काम है, तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर जो मान लीजिए जो आर्ट्स पढ़े हैं या कॉमर्स पढ़े हैं, सबसे पहले कॉमर्स पे आता हूँ। जो कॉमर्स पढ़े हैं उनका फाइनेंस हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, इनका काम, अब जो भी बिजनेस होता है ये लोग कोर हैं। इन लोगों के बिना ये लोग, जैसे आपके बिजनेस की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो बीकॉम के बाद ही आ सकते हैं एसोसिएट्स बन के। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि आपको बेसिक बैलेंस शीट बनानी, या जो भी आपके बीकॉम में इतनी कंटेंट है कि आपको एक अकाउंटेंट बना सकती है। आपको ज़रूरी नहीं कि, हाँ, आप लोग बोलते हैं भाई सीए पास करना पड़ता है या पास करना होता है। निश्चित रूप से वो एक आपकी, उसमें वो एक बताती है कि यू आर लेवल ऑफ योर एक्सपर्टीज। बट यदि आप जो किताबों में बैचलर्स में, यदि आप वही बहुत अच्छे से जाने और जो कॉन्सेप्ट्स को सच में अप्लाई कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि सीए के बिना भी आप, कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यदि आप सीए कर लें, और ये भी है कि यदि आपके वो किताबों के कॉन्सेप्ट साफ हो जाएंगे, तो सीए पास करना तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत दूर का रहेगा। तो भी कॉन्सेप्ट साफ होने वाली बात पे वापस आता हूँ। तो ये तो हो गया कॉमर्स लोगों के लिए। अच्छा, कॉमर्स के बाद भी मैं सिर्फ बैचलर्स लेवल बता रहा हूँ। इसके बाद ये लोग आपस में अपनी हायर एजुकेशन पढ़ के, मास्टर्स पीएचडी करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ बैचलर्स पे इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि बहुत लोगों के पास गांव में, मतलब एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कम लोगों के पास होती है कि वो बहुत लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, उनके पास पारिवारिक यस, जिम्मेदारियां वगैरह भी होती हैं। काफ़ी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते नहीं कर पाते हैं। तो मैं उस पे, हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब सिर्फ मान लीजिए किसी को सिर्फ बैचलर्स के बाद ही नौकरी करनी है, उस स्थिति में आप जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि बैचलर्स करके आप थोड़े सा डिप्लोमा करना पड़ता है। नहीं तो यदि आप फार्मेसी करें तो फार्मेसी के बाद सीधा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो शायद कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो भी आप, मतलब डॉक्टर की बजाय यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेडिकल रिव्यूज़ एनालिसिस से लेके काफ़ी बड़े, मतलब काफ़ी ज़रूरी काम जो करते हैं मेडिसिन ग्रेजुएट्स। फिर उसके बाद जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं आर्ट्स की, मतलब कॉमर्स के बाद आर्ट्स पे आता हूँ। जो आदमी जिसने से मैं बैचलर्स पे कम्युनिकेशन में, कि मास कम्युनिकेशन में किया है बैचलर्स, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट्स वगैरह की नौकरी पे जा सकता है। अच्छा, जिसने सिर्फ बैचलर्स किया है और बहुत, मतलब वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है। भी बहुत सारे काम होते हैं, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है जो बैचलर्स करके। लेकिन होता क्या है, ये सब एक्सपर्टीज़ जो हैं बहुत अच्छा सॉफ्ट स्किल मांगती हैं, तो जो कि हमारे गांव के स्टूडेंट्स के लिए शायद संभव नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा गांव के स्टूडेंट्स के लिए मेरी अपनी, अगर मैं अपने लिए, अगर मुझे खुद को सलाह देनी हो, तो मैं अपने आप को ये सलाह दूंगा कि भाई थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बनाइए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या है कि जो सॉफ्ट स्किल्स बनने में समय लगता है, हालांकि मैं गांव के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपको 2-4 साल लगता है और बहुत एक्टिव एफर्ट्स चाहिए होते हैं कि,
और उसके भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे बन सकती है सॉफ्ट स्किल, तो उसका भी बहुत साधारण तरीका है बनाने का।